हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम बल के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में हम भ्रंश के प्रकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भ्रंश के प्रकार। तो देखिए, हम भ्रंश के प्रकारों के बारे में हम बात करें तो भ्रंश मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जिसमें पहला हमारा है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश। दूसरा है व्युत्क्रमित भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश। तीसरा हमारा है नतिलंब। नतिलंब भ्रंश। और चौथा है सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश। इस प्रकार से भ्रंश है जो 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला है सामान्य भ्रंश, दूसरा है व्युत्क्रम भ्रंश, तीसरा है नतिलंब भ्रंश और चौथा है सोपानी भ्रंश। तो हम सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं कि इनकी आकृति किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से किसको हम सोपानी भ्रंश कहते हैं, किसको हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले सामान्य भ्रंश की हम बात करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि जब 2 चट्टानें होती हैं, एक चट्टान ये है और एक चट्टान ये है, ठीक है। अब इन दोनों चट्टानों में जो बल लगता है वो विपरीत दिशा में बल लगता है। ये चट्टान इधर खिसक जाती है और ये चट्टान है वो इधर खिसक जाती है और बीच का जो हिस्सा है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जिस भ्रंश की रचना होती है उसे हम कहते हैं सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में ये होता है कि किसी भी चट्टान का जब विपरीत दिशा में बल लगता है तो एक चट्टान का एक टुकड़ा इस दिशा में आ गया, एक उस दिशा में चला गया और बीच का भाग नीचे आ गया। तो इसी आकृति को हम कहते हैं सामान्य भ्रंश। उसके बाद हम देखते हैं व्युत्क्रमित भ्रंश। तो देखिए, इसमें क्या होता है, चट्टान के जब 2 टुकड़े होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों टुकड़े हैं एक दूसरे की ओर बल लगाते हैं। ये 2 टुकड़े हैं चट्टान के, जब इनमें बल लगेगा तो ये एक दूसरे की ओर बल लगाएंगे और एक चट्टान है वो दूसरी चट्टान के ऊपर चढ़ जाएगी। एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर चढ़ जाएगी, उसे हम कहेंगे व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश, ठीक है। व्युत्क्रम भ्रंश के बारे में हमने देखा कि जब बल लगता है चट्टानों में तो एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है और इसमें तो बल लगता है विपरीत दिशा में और इसमें बल लगता है एक दूसरे की तरफ। तो इस प्रकार से जब बल एक दूसरे की चट्टानों में एक दूसरे की तरफ बल लगता है तो व्युत्क्रम भ्रंश की रचना होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा तीसरा जो भ्रंश है वो है नतिलंब भ्रंश। तीसरा है नतिलंब भ्रंश। तो देखिए, नतिलंब भ्रंश में क्या होता है कि जब चट्टान होती है उन चट्टानों में जो बल लगता है वो बल क्षैतिज रूप में बल लगता है। ये 2 चट्टानों के टुकड़े हैं और इनमें जब बल लगेगा तो क्षैतिज रूप से बल लगेगा। ये चट्टान जाएगी ऊपर की तरफ और ये आएगी नीचे की तरफ। मतलब इसमें ये दो एक चट्टान है, उस चट्टान के बीच में जब दरार पड़ जाएगी तो दरार पड़ने से इसका जो चट्टानों का जो भाग है एक जाएगा ऊपर की तरफ, एक जाएगा नीचे की तरफ। इस प्रकार से हम कहेंगे कि इसमें क्षैतिज बल लगता है। क्षैतिज बल लगने से किस प्रकार के भ्रंश की रचना होती है? नतिलंब भ्रंश की। इसमें ना तो एक दूसरे की ओर खिसकती है और ना ही एक दूसरे से दूर जाती है, बल्कि इसमें क्षैतिज रूप से आपस में ये सरकती है, एक ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी। इस प्रकार से नतिलंब भ्रंश की रचना होती है। उस प्रकार आगे हम देखेंगे सोपानी भ्रंश। तो देखिए, सोपानी भ्रंश में क्या होता है, सोपानी भ्रंश को हम सीढ़ीनुमा भ्रंश भी कह सकते हैं। सीढ़ीनुमा भ्रंश। देखिए, इसमें क्या होता है, जब भी बल लगता है चट्टानों के बीच में दरार पड़ती है तो क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के जो सभी जो टुकड़े होते हैं वो सभी एक दूसरे की दिशा में गति करते हैं।
एक दूसरे की दिशा में गति करते हैं। तो इस प्रकार से एक सीढ़ीदार की सीढ़ी की एक रचना बन जाती है, इसीलिए इस भ्रंश को हम सीढ़ीनुमा भ्रंश भी कहते हैं। सीढ़ी की जैसी एक आकृति बन जाती है, तो सीढ़ी के समान आकृति बनने के कारण इसे हम सीढ़ीनुमा भ्रंश भी हम कहते हैं। इस भ्रंश में क्या होता है कि जो चट्टानों के जो टुकड़े हैं ना तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाते हैं, ना ही एक दूसरे की ओर जाते हैं, और ना ही इसमें क्षैतिज से बल लगता है, बल्कि इसमें जो सभी टुकड़े हैं वो एक ही दिशा में गति करते हैं। एक ही दिशा में गति करने के कारण एक सीढ़ी के समान आकृति बन जाती है। ठीक है, मतलब ये सभी टुकड़े हैं वो एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सीढ़ी के समान जब आकृति बन गई तो इसे हम कहेंगे सीढ़ीनुमा भ्रंश। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 प्रकार के भ्रंश हैं। सामान्य भ्रंश में होता है कि जो चट्टानों के टुकड़े हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं और बीच का जो भाग नीचे चला जाता है। और व्युत्क्रम भ्रंश में होता है ये चट्टानों के जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे की ओर गति करते हैं, जिससे एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के ऊपर चढ़ जाता है। और नतिलम भ्रंश में क्या होता है कि ये जो चट्टानों के टुकड़े हैं होते हैं वो क्षैतिज रूप से गति करते हैं और एक टुकड़ा ऊपर और एक टुकड़ा नीचे चला जाता है। और सोपानी भ्रंश में होता है कि जो सभी टुकड़े होते हैं चट्टानों के वो एक दूसरे की ओर गति करते हैं। इस प्रकार सीढ़ीनुमा आकृति बन जाती है, इसे हम कहेंगे सीढ़ीनुमा भ्रंश। ठीक है, फिर आगे हम ये जो ये भ्रंश है उस भ्रंश के द्वारा निर्मित जो आकृतियाँ होती हैं उन आकृतियों के बारे में हम देखेंगे कि भ्रंश के द्वारा किस किस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रंश द्वारा निर्मित आकृति। भ्रंश द्वारा निर्मित आकृति। तो देखिए, हम भ्रंश द्वारा निर्मित जो आकृति होती है, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है भ्रंश के द्वारा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी, तो देखिए भ्रंश के द्वारा एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो देखिए भ्रंश घाटी का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 चट्टानें हैं, ठीक है, ये 2 चट्टानें हैं और जब बल लगता है तो क्या होता है कि ये जो चट्टानें हैं इन चट्टानों का जो मध्यवर्ती जो भाग है वो नीचे चला जाता है। इसका जो मध्यवर्ती जो भाग है वो नीचे चला गया। ठीक है, और ये किनारों के दोनों भाग है वो बिल्कुल यथावत रहते हैं। यथावत रहते हैं, किनारों के भाग तो रहेंगे इसमें यथावत, और जो मध्यवर्ती जो भाग है इन दोनों चट्टानों के मध्यवर्ती का जो भाग है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नीचे चला जाता है। तो किस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का। भ्रंश घाटी का, ठीक है। इसके अंतर्गत ये हमें समझना है कि जब चट्टानों के एक चट्टान के दोनों किनारों के भाग तो रहते हैं इसमें यथावत, और चट्टानों का जब मध्यवर्ती जो भाग है वो जब नीचे चला जाता है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बारे में हम देखें तो इसके जो विश्व में अन्य उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, जर्मनी की राइन भ्रंश घाटी। पहला इसका उदाहरण है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी है। और जर्मनी की राइन, जर्मनी की राइन भ्रंश घाटी, ये भ्रंश घाटियों के उदाहरण है। ठीक है, भारत में हम देखें तो भारत में नर्मदा और ताप्ती की नदी घाटियाँ। तीसरा इसका उदाहरण है भारत की नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियाँ। भ्रंश घाटियाँ, तो देखिए भारत में नर्मदा और ताप्ती की नदी की जो भ्रंश घाटी है उसका निर्माण भी इस प्रकार से हुआ है कि जब चट्टानों के किनारों का तो जो भाग है वो यथावत रहता है और मध्यवर्ती जो भाग है वो नीचे धंस जाता है। इसीलिए इस प्रकार से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो अगली आकृति बनती है भ्रंश के द्वारा वो है रैंप घाटी। रैंप घाटी, ठीक है। देखिए रैंप घाटी के बारे में हम देखें तो ये इसके बिल्कुल विपरीत होती है।
रैंप घाटी है जो भ्रंश घाटी के बिल्कुल विपरीत होती है। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती जो भाग होता है वो बिल्कुल यथावत रहता है। इसका जो मध्यवर्ती जो भाग है वो यथावत रहता है और किनारों का जो भाग है, किनारों के भाग ऊपर उड़ जाते हैं, ये भाग ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये आकृति जब बनेगी तो इस प्रकार से बनेगी। इसमें ये तो है मध्यवर्ती भाग, ठीक है, ये बिल्कुल यथावत रहता है और ये किनारों के भाग जो ऊपर उठ जाते हैं, इस प्रकार से ये ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर उठ जाने से ये एक मध्यवर्ती भाग तो इसमें यथावत रहेगा और इसके दोनों किनारों के जो भाग हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक रैंप घाटी का निर्माण होता है। रैंप घाटी, भ्रंश घाटी और रैंप घाटी में इतना फर्क है कि भ्रंश घाटी में तो जो किनारों के भाग हैं वो भ्रंश घाटी में तो ये होता है कि इसमें जो मध्यवर्ती का जो भाग है वो नीचे धंस जाता है और किनारों के भाग यथावत रहते हैं। और इसमें बिल्कुल इसके विपरीत होता है कि इसमें जो मध्यवर्ती भाग है वो यथावत रहता है और किनारों के भाग ऊपर उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से रैंप घाटी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम देखें, इसका जो उदाहरण है मुख्य वो है ब्रह्मपुत्र की नदी घाटी। रैंप घाटी का सबसे अच्छा उदाहरण है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो भारत की जो महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसने भी एक अपनी घाटी बनाई है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। और यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है जो रैंप घाटी का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद जो अगली आकृति बनती है वो है ब्रसोंत पर्वत। ब्रसोंत पर्वत, ठीक है, ब्रसोंत पर्वत के, और इनको हम ब्लॉक पर्वत भी कह सकते हैं, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। तो देखिए ब्लॉक माउंटेन की स्थिति किस प्रकार से बनती है, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहता है। ठीक है, इसमें हम देखें तो ये दो चट्टानें हैं, इनके बीच का भाग बिल्कुल यथावत रहेगा, बीच का भाग इसमें यथावत रहता है। ठीक है, और नीचे के किनारे के जो भाग है वो नीचे धंस जाते हैं, किनारों के भाग इसमें नीचे धंस जाते हैं। तो ये इस प्रकार से आकृति बनती है। इस प्रकार से ये आकृति बनेगी। ये इसमें मध्यवर्ती भाग है, ये इसका मध्यवर्ती भाग है, ठीक है, जो यथावत रहता है। मध्यवर्ती जो भाग है वो यथावत रहता है और किनारों के भाग है वो नीचे चले जाते हैं, किनारों के भाग नीचे चले जाते हैं। तो ये हमें एक ऊपर उठा हुआ पर्वत सा दिखाई देता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ब्रसोंत पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन। तो देखिए ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि एक जो चट्टान होती है उस चट्टान का जो मध्यवर्ती भाग होता है वो यथावत रहता है। ठीक है, उस किनारों के भाग है वो नीचे चले जाते हैं, जिससे बीच की जो आकृति है वो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। और इस प्रकार से जो हमें ये आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है, ये एक पर्वत के समान हमें आकृति दिखाई दे रही है, बल्कि ये पर्वत नहीं है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। इसमें क्या हुआ, जब बल लगा तो बल लगने से इनके किनारों का भाग नीचे चला गया और मध्यवर्ती भाग यथावत रह गया। इससे हमें मध्यवर्ती जो भाग है वो एक पर्वत के समान दिखाई देने लग गया। ठीक है, इसमें इसके उदाहरण भी हम देखें, भारत में जो सतपुड़ा का पर्वत है, इसका सबसे ऊंचा उदाहरण हमें भारत में भी देखने को मिलता है। भारत का सतपुड़ा का मैदान, सतपुड़ा का पर्वत, सतपुड़ा का जो पर्वत है, ठीक है, वो एक ब्रसोंत पर्वत है, एक ब्लॉक पर्वत ही है। ठीक है, उसके आगे एक उदाहरण इसका और है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक
ब्लैक माउंटेन भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा ब्लैक माउंटेन या ब्रसन पर्वत के बारे में। इसके बारे में हमने देखा कि इस पर्वतों का निर्माण इस प्रकार से होता है कि जब पृथ्वी के आंतरिक धरातल में जब बल लगता है तो बल लगने से क्या होता है कि इसके किसी भी स्थल खंड के किनारों का भाग नीचे चला जाता है और मध्यवर्ती भाग यथावत स्थायी रहता है। इसलिए हमें मध्यवर्ती का जो भाग है वो एक पर्वत के समान दिखाई देता है और इसे ही हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, उसके बाद जो अगली आकृति बनती है, अगली आकृति है उसके बाद हम देखते हैं वो है हॉर्स पर्वत। हॉर्स पर्वत, तो ये हॉर्स पर्वत होते हैं वो इस ब्लॉक माउंटेन के बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसमें क्या होता है, जब दो भ्रंशों के किनारों के भाग यथावत रहते हैं, इसमें भ्रंशों के जो किनारों के भाग हैं वो यथावत रहते हैं, यथावत रहते हैं। कौन से? किनारों के भाग। और ब्लॉक पर्वत में क्या हुआ था, मध्यवर्ती भाग यथावत था और हॉर्स पर्वत में किनारों के भाग यथावत रहते हैं और मध्यवर्ती का जो भाग है वो ऊपर उठ जाता है, मध्य का जो भाग है वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ऊपर उठने से हमें एक पर्वत के समान आकृति दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं हॉर्स पर्वत। ठीक है, मतलब जो हॉर्स पर्वत है ब्लैक माउंटेन के बिल्कुल विपरीत है। ब्लैक माउंटेन में मध्य का भाग यथावत था और हॉर्स पर्वत में किनारों के भाग यथावत है और मध्य का भाग ऊपर उठ गया जिससे हमें एक पर्वत के समान आकृति दिखाई देने लग गई। ठीक है, इसका उदाहरण है यूरोप के वास्जेज पर्वत। इसका उदाहरण है यूरोप के वास्जेज पर्वत। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जो भ्रंश है, भ्रंश के प्रकार के बारे में पढ़ा है और भ्रंश के द्वारा निर्मित जो आकृतियाँ होती हैं उन आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा था आज के वीडियो में कि भ्रंश 4 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण भ्रंश, दूसरा है व्युत्क्रम भ्रंश, तीसरा है नतिलम भ्रंश और चौथा है सोपानी भ्रंश। और हमने भ्रंश के द्वारा जो निर्मित आकृति है उन आकृतियों के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जिसमें 4 प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। पहली हमारी है रैंप घाटी, ठीक है, दूसरी हमारी है भ्रंश घाटी, तीसरी हमारी है ब्लैक माउंटेन और चौथे हैं हॉर्स पर्वत। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने भ्रंश के बारे में पढ़ लिया है और अगले वीडियो में हम वलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।